हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से बीएससी प्रो क्लासेस में। दोस्तों ये है अपनी मैथमेटिकल फिजिक्स की क्लास है अपनी, और क्लास नंबर है 16, 16वीं क्लास है। और यहाँ पे चैप्टर नंबर फर्स्ट ही चल रहा है अभी तक। और मैं आपको बता दूं कि अपना जो यूनिट नंबर फर्स्ट है किसमें, मैथमेटिकल फिजिक्स में, जो यूनिट नंबर फर्स्ट है उसमें 3 चैप्टर हैं। एक चैप्टर तो अपना ये फर्स्ट था जो भी चल रहा है, जिसका नाम है वक्ररेखीय निर्देश तंत्र, ठीक है। और अभी भी इसके अंतर्गत 2 चैप्टर और बचे हुए हैं। एक तो अपना एक डिराक डेल्टा फंक्शन है और एक अपनी प्रदिश भौतिक राशियाँ है। तो यानी कि 2 चैप्टर और इसमें बचे हुए हैं। तो फिर आप ये सोचोगे कि यहाँ पे हमारे चैप्टर जो ये अपना फर्स्ट है ये अभी भी ख़त्म हुआ नहीं है। और अभी तो यहाँ पे हमारे पास में चैप्टर नंबर सेकंड भी बचा हुआ है, चैप्टर नंबर थर्ड भी बचा हुआ है। तो यानी कि कितने लेक्चर में ये अपना जो यूनिट नंबर फर्स्ट है वो ख़त्म होगी। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो अपन चैप्टर नंबर फर्स्ट में ये पढ़ रहे थे, क्योंकि अपन पढ़ रहे थे धीरे धीरे, और मतलब एक लेक्चर में 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कर रहे थे अपन। लेकिन अब आज से अपन क्या करेंगे, रफ्तार पकड़ेंगे और यहाँ पे नोट्स के माध्यम से, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, नोट्स के माध्यम से मैं आपको पढ़ाऊँगा। और यहाँ पे अब अपन रफ्तार पकड़ लेंगे, और यानी कि अब टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। मैं आपको बताऊं मोटे तौर पर, अगर अपन बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में चैप्टर नंबर जो अभी तक अपन ने पढ़ा है, इसमें अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा है। अगर मोटे तौर पर बात करें तो इस चैप्टर में अभी तक अपन ने देखो निर्देश तंत्र के बारे में पढ़ा। निर्देश तंत्र के 4-5 प्रकार पढ़े अपन ने। उसके बाद में उनके प्रत्येक के बारे में अपन ने पढ़ा और उनमें संबंध निकाले, ठीक है। और उसके बाद में यानी कि अगर बात की जाए ना फर्स्ट चैप्टर में, तो यानी कि 4-5 टॉपिक ही है हमारे। देखो एक तो हमारे पास निर्देश तंत्र का टॉपिक है, उसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स जो कि मैंने आपको करवाए हैं। और उसके अलावा अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो हमारे पास में जो सेकंड टॉपिक आता है वो आता है जैकोबियन मेथड का। तो जैकोबियन मेथड मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाई भी थी कि क्या है जैकोबियन मेथड। लेकिन आज अपन क्या है कि 2 मिनट में इसको रिविजन कर देंगे, और रिविजन करने के बाद में आज अपन इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल बनते हैं, 4-5-6 न्यूमेरिकल जो भी बनते हैं, मैं आपको जल्दी जल्दी समझा दूंगा। यहाँ पे बिल्कुल अल्टीमेट तरीके समझाएंगे। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि सभी कमेंट करके ये तो बताएं कम से कम कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस प्रकार से, यानी कि इस प्रकार के तरीके से आपको कुछ समझ में आ रहा है या फिर मैं ही पढ़ा रहा हूँ आपको। तो यानी कि कमेंट करके सभी लिखेंगे यहाँ पे कि सर यहाँ पे आपको अल्टीमेट समझ में आ रहा है और कोई भी दिक्कत नहीं आ रही, और टाइम भी कम लग रहा है, और अपना सिलेबस भी जल्दी कवर हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा देखो जैकोबियन के बाद में इसमें देखो एक तो हमारे पास में लाप्लास इक्वेशन बची हुई है, और हमारे पास में इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पे एक बची हुई है अदिश प्रवणता, और एक बची हुई है अपने पास डाइवर्जेंस और कर्ल। यानी कि छोटे छोटे 4-5 टॉपिक बचे हुए हैं। यानी कि आप ये मान के चलो कि हमारे पास में 3 से 4 लेक्चर में अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। और 3 से 4 लेक्चर भी नहीं लगाएंगे तो यानी कि 3 लेक्चर मान लो आप, 3 लेक्चर में अपना ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि अपन ने इसमें काफ़ी टाइम पहले दे दिया है। और 3-4 लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद में आप ये मान लीजिए कि जो डिराक डेल्टा फंक्शन है वो आपके 1 लेक्चर या 2 लेक्चर का है, ठीक है। अपना जो चैप्टर नंबर सेकंड है वो हमारे पास में मात्र 1 लेक्चर का है। और जो हमारे पास में चैप्टर नंबर 3 है वो मान लीजिए आपके 2 या 3 लेक्चर, यानी कि हमारे पास में कुल मिला के 2-4-5 दिन में अपनी यूनिट नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे अब कई बच्चों का सवाल ये भी है कि सर यहाँ पे हमारे पास में ये बड़ी यूनिट है, तो यानी कि अब यहाँ पे इसको पढ़ना सही रहेगा या नहीं रहेगा। बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं वो सरल आएंगे यहाँ पे। क्योंकि देखो एग्जामिनर के पास में जब चॉइस ज़्यादा रहती है, हमारे पास में जब चैप्टर नंबर यहाँ चैप्टर 3 चैप्टर है यहाँ पे, तो यहाँ पे चॉइस ज़्यादा है एग्जामिनर के पास में। तो वो यहाँ पे क्या है कि इजी क्वेश्चन यहाँ से उठा लेगा। लेकिन अगर कोई चैप्टर छोटा है, मान लीजिए कोई चैप्टर छोटा है, अगर उसको आप याद करते हो तो वहाँ से क्या है कि क्वेश्चन क्या है कि टफ बनने के आसार रहते हैं। जो आपने पढ़ा है ना उसमें से आने के चांस कम रहते हैं, क्योंकि आपने पहले ही कम पढ़ा है। और एग्जामिनर वहाँ पे डीप में जाएगा, और डीप में जाएगा तो फिर देख लीजिए आपको क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में। तो इसलिए क्या है कि थोड़ी मेहनत ज़्यादा कर लो। अभी चैप्टर अगर आपने ये अपने फर्स्ट सेकंड थर्ड तैयार कर लिए तो ये मान लीजिए आपके 10 नंबर तैयार हो गए, ठीक है। तो यानी कि अब अपन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, और स्टार्ट करते हैं जैकोबियन मेथड से। तो जैकोबियन मेथड आपने पिछली क्लास ली होगी तो आपको पहले समझ में आ गया होगा, लेकिन नहीं आया है तो इसका रिवीजन कर रहे हैं अपन, समझाएंगे नहीं, रिवीजन करेंगे मात्र। तो देखो जैकोबियन मेथड क्या कहता है, इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर में आने का दम रखता है। देखो साफ सी बात है, इसके जो क्वेश्चन हैं वो भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। तो जैकोबियन क्या है कि गणितीय विधि है। इस विधि में क्या करते हैं अपन, जो आश्रित चर होते हैं उनको अवकलज के रूप में लिखते हैं, और अवकलज नहीं, अवकलजों के पदों को सारणी के रूप में लिखते हैं। हमारे पास में जो आश्रित चर है ना,
डिपेंडेंट वेरिएबल, उनको क्या करते हैं हम अवकलज, उनको अवकलज के रूप में लिखते हैं और अवकलज को अपन लिखते हैं सारणी के रूप में लिखते हैं। और यहाँ पे अपन ने माना कि हमारे पास में जो आश्रित चर हैं वो एक्स वाई हैं और स्वतंत्र चर है हमारे पास में यू और वी है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप एक्स और वाई हमारे पास में क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल और यू और वी हमारे पास में क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फिर उसके बाद में क्या करा अपन ने, यहाँ पे देखो जैसा मेथड कहता है वैसा अपन ने कर दिया। ये हमारे पास में जो साइन है जी का, ये क्या है जैकोबियन का साइन है। तो एक्स वाई हमारे पास में क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल, यू और वी हमारे पास में क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है दोनों का डेरिवेटिव किया। देखो डी एक्स का अपन ने पहले किया किसके रेस्पेक्ट में, डी एक्स और डी वाई का पहले करेंगे यू के रेस्पेक्ट में, फिर डी एक्स और डी वाई करेंगे फिर वी के रेस्पेक्ट में। देखो यहाँ पे वी कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे यू कॉन्स्टेंट है और यहाँ पे अपन ने सारणिक फॉर्म में लिख दिया, साफ सी बात है। और फिर यहाँ पे अपन इसको डिटरमिनेंट को सोल्व कर देंगे। जैसे हमारे पास में डिटरमिनेंट आती है तो यहाँ पे देखो सिंपल, देखो इससे मल्टीप्लाई किया माइनस किया, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास में कहलाता है जैकोबियन मेथड कहलाता है। और यदि अपन यहाँ पे जैकोबियन मेथड को यदि 3D में बात करें, मैंने आपको समझाया भी था उस दिन, अगर अपन इसको 3D में बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में क्या होगा, एक्स से वाई की जगह हमारे पास जेड भी आ जाएगा तो एक्स वाई जेड हो जाएगा। फिर हमारे पास में यू वी की जगह डब्ल्यू भी आ जाएगा तो यू वी डब्ल्यू का इस्तेमाल कर लेंगे। फिर उसके बाद में हमारे पास में जो डेरिवेटिव फॉर्म लिखेंगे अपन, तो डेरिवेटिव फॉर्म भी फिर अपन ज़्यादा लिखेंगे यहाँ पे। तो डेरिवेटिव फॉर्म हमारे पास में देखो एक्स वाई जेड का सबसे पहले यू के रेस्पेक्ट में करेंगे। बिल्कुल शांत तरीके से समझने की कोशिश करो एकदम। आपको क्या है कि थोड़ा सा अपना माइंड सेट है उसको चेंज करो। आपके क्या है सभी का माइंड सेट ये रहता है कि जब अपन यहाँ पे नोट्स के माध्यम से समझते हैं डायरेक्ट तो आपको समझ में कम आता है। इसकी ये जो अपनी अवधारणा है इसको बदल दो, क्योंकि मैं आपको इस प्रकार समझाऊंगा एक एक चीज़ों छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको आराम से समझेंगे एकदम। जैसे अपन बिल्कुल जीरो लेवल समझते हैं वैसे बिल्कुल जीरो लेवल समझेंगे। ठीक है, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं देखो सिंपल सी बात है, ईजी वे में समझो। एक्स वाई जेड है, इसका डेरिवेटिव करेंगे यू के रेस्पेक्ट में, एक्स वाई जेड का करेंगे वी के रेस्पेक्ट में, फिर एक्स वाई जेड करेंगे डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में। क्या दिक्कत है बताओ। और यहाँ पे कई बच्चों को यहाँ पे दिक्कत आती है कि सर यहाँ पे ये जो अपन ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं वी डब्ल्यू ये कैसे आया। आपने इसको कभी ध्यान समझने की कोशिश नहीं करी, नहीं तो ये बिल्कुल सिंपल है। देखो कैसे, और ये हमारे पास देख लो ये 3D का जो सोल्यूशन है आप देख सकते हो, सिंपल सोल्यूशन हो गया। मतलब जैसे आप जो सारणी को सोल्व करते हैं वैसे सोल्व कर देंगे। अब देखिए, अब ये तो हमने पहले पढ़ लिया था और ये क्वेश्चन हम भी हमने कर लिया था। देखो आपको पता हो तो ये क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो लेक्चर में ही कर लिया था। यहाँ पे देखो सिद्ध कीजिए कि हमारे पास में एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू इज इक्वल टू यू स्क्वायर बी। अब ये क्वेश्चन क्या है कि जैकोबी मेथड से आते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये कैसे करना है, इनको सोल्व कैसे करना है, बिल्कुल ईजी तरीके से सोल्व करना है। क्या करना है, देखो आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके बाद में यहाँ पे आपको कंडीशन में दी हुई है कि एक्स प्लस वाई जेड बराबर में यू दे रखा है, वाई प्लस में जेड बराबर यू वी दे रखा है और जेड बराबर यू वी डब्ल्यू दे रखा है आपको। ये आपको कंडीशन दी हुई है, बिल्कुल आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है और बिल्कुल सिंपल वे में समझेंगे इसको अपन। ये मैंने आपको पहले समझा दिया था, इसका एक बार रिविजन करेंगे, उसके बाद में इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। यहाँ पे देखो जैकोबियन विधि की परिभाषा से क्या कहती है जैकोबियन। सबसे पहले तो अपन क्या करना पड़ेगा, जो हमें दिया हुआ है एक्स वाई जेड और यू वी डब्ल्यू हमारे पास में, यानी कि यू वी डब्ल्यू तो हमारे पास में क्या है, हमारे पास में क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्वतंत्र चर है, और एक्स वाई जेड हमारे पास में क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, मतलब उनके ऊपर निर्भर कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो उनके डेरिवेटिव अवकलजों को क्या करेंगे अपन सारणिक फॉर्म में लिख दिया। तो कैसे लिखा देखो आप देख सकते हो, पहले एक्स वाई जेड को देखो यू के रूप में, मतलब एक्स वाई जेड को पहले यू के रेस्पेक्ट में, एक्स वाई जेड को फिर वी के रेस्पेक्ट में और फिर एक्स वाई जेड को अपन डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ने कर दिया। उसके बाद में आपको यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर यू दे रखा है। तो यहाँ पे देखो आपको डेरिवेटिव करना है किसका, एक्स का, वाई का, जेड का। तो यहाँ पे आपको देखो आपको जेड की वैल्यू दी हुई है, लेकिन आपको पर्सनली वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और एक्स की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। नहीं समझ में आई, नहीं बेटी समझ में। अरे भाई देखो यहाँ पे एक्स वाई और जेड है, इन तीनों की वैल्यू आपको निकालोगे तभी तो आप यहाँ पे डेरिवेटिव कर पाओगे। तो यहाँ पे क्या किया आपने, जेड की वैल्यू तो आपको यू वी डब्ल्यू दे रखी है, फिर अपन क्या करेंगे जेड की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो आपने क्या देखा यहाँ पे देखो इधर ले जाएगा जेड को जब, तो यहाँ पे क्या हुआ देखो यू वी माइनस का जेड, जेड की वैल्यू यू वी डब्ल्यू, तो यहाँ पे वाई की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, यू वी माइनस का यू वी डब्ल्यू आ गई। तो ये हमारे पास में क्या आ गई वाई की वैल्यू। उसी प्रकार अपन एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे भाई देखो एक्स को इधर भेजा तो यहाँ पे क्या आ गया देखो माइनस का वाई प्लस में जेड, और वाई प्लस में जेड की वैल्यू कितनी है यू वी, तो यू माइनस का यू वी कितनी है, ये आ गई एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना,
यहाँ पे देखो एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करेंगे और देखो सबसे पहले अपन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे यू के रेस्पेक्ट में, फिर एक्स का वी के रेस्पेक्ट में, एक्स का डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में, उसी प्रकार वाई का यू के रेस्पेक्ट में, वी के रेस्पेक्ट में, डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में, और जो वैल्यू आएगी उसको अपन मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे यहाँ पे और आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा मेथड बिल्कुल सिंपल है। देखो यहाँ पे इस प्रकार अपन आगे बात करते हैं। तो ये आ गया हमारे पास में, देखो हमारे पास में x है, हमारे पास में ये रहा, ये हमारे पास में क्या है y है, और ये हमारे पास में क्या है z है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे आप देख सकते हो खुद x का डेरिवेटिव करेंगे अपन यहाँ पे सबसे पहले u के रेस्पेक्ट में, तो देखो u का 1 हो जाएगा, यानी कि सिंपल सी कैलकुलेशन आप कर सकते हो इसको। तो यानी कि ये पूरा सॉल्यूशन आप आराम से, जब आप नोट्स को प्रोवाइड करवाऊंगा आपको टेलीग्राम पे, तो आप वहाँ पे देख के आराम से इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें डेरिवेटिव करना है सिंपल सा, उसके बाद में जो डेरिवेटिव की वैल्यू अपन को मिलेगी उसको अपन यहाँ पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद में यहाँ पे सिंपल सॉल्यूशन करते हुए इस प्रकार सॉल्यूशन करना है। 12th का काम है यार, 12th का, 11th में कर रखा है ये काम अपन ने, तो लास्ट में जाके अपने पास आंसर आ जाएगा। सही है, आगे चले। अब आज अपन बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में, और वो इंपॉर्टेंट सवाल कौन कौन से हैं। देखो मैं पहले आपको सवाल बता देता हूँ, फिर उसके बाद में अपन एक एक करके उसका सॉल्यूशन अपन कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन तो मैंने आप करवा दिया किसका, जैकोबी का। अब 2-3 क्वेश्चन और हैं, ये कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। देखो एक क्वेश्चन हमारे पास में ये है कि सिद्ध कीजिए कि कार्तीय निर्देश तंत्र में जैकोबियन का मान 1 होता है। यानी कि आपको जैकोबियन इस प्रकार एग्जाम में दे दिया जाएगा एक्स वाई जेड, यानी कि इसका वैल्यू अपन को 1 करनी है। अब एक बात बताऊँ आपको, यहाँ पे आप सोच रहे होगे इसको देखते हुए कि ये कितना हार्ड है, और यहाँ पे आपके माइंड में कुछ भी क्लिक नहीं हो रहा होगा, लेकिन गारंटी है जब अपन इसका सॉल्यूशन करेंगे ना, तो आप बोलोगे कचरा है, बिल्कुल कचरा मेथड है ये। ठीक है, अब आप इसका देखो सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन किसके बारे में है, देखो अपन को प्रूफ करना है। पहले तो कार्टेशियन में कर दिया, फिर उसके बाद में अपन यहाँ पे सिलेंड्रिकल बेलनी में बात करेंगे। तो यहाँ पे अपन को एक्स वाई जेड, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, देखो रो फाई जेड होते हैं। तो यहाँ पे अपन को प्रूफ करना है रो। उसके बाद में यहाँ पे सिद्ध कीजिए कि गोलीय निर्देश तंत्र में जैकोबियन का जो मान है वो r स्क्वायर sin थीटा होता है। यानी कि हमारे पास r थीटा फाई, यानी कि गोलीय निर्देश तंत्र में। देखो भाई, अब यहाँ पे आपका जो बेसिक है पीछे का बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जो मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है बिल्कुल बेसिक से, वो आपका पूरा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो निर्देश तंत्र हमारे पास में है उनके जो कोऑर्डिनेट हैं वो आपको पता नहीं होंगे, तो फिर आप वैल्यू कैसे रखोगे। तो यहाँ पे देखो गोलीय निर्देश तंत्र में जो कोऑर्डिनेट होते हैं r थीटा फाई के रूप में होते हैं। तो यहाँ पे जब r थीटा फाई का जब अपन यहाँ पे जैकोबियन मेथड से सोल्व करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आएगी r स्क्वायर sin थीटा। कैसे आएगी अपन देखेंगे, आपको अभी घबराने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप क्वेश्चन को पढ़ो, बस क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि जैकोबियन के लिए सिद्ध करो एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू दे रखा है अपन को, और यहाँ पे दे रखा है माइनस का साइन स्क्वायर यू, साइन स्क्वायर वी, साइन स्क्वायर डब्ल्यू, और यहाँ पे अपन को दे रखा है एक्स बराबर कोस यू, वाई बराबर कोस यू साइन यू, जेड बराबर कोस डब्ल्यू साइन यू। तो आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, बस क्वेश्चन को देखो एक बार, आप मजा लो क्वेश्चन को देखते हुए। और क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट क्वेश्चन ये हमारा, यानी कि आज के लेक्चर में अपन इतना डिस्कस करेंगे। और एक और है क्वेश्चन, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 6 है, वो हमारे पास में क्या है, देखो इस प्रकार आपको जे एक्स वाई जेड u1 u2 u3 और h1 h2 h3 लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में इसको प्रूफ करना है। अब ये सारे क्वेश्चन है, उनको 1 बाय 1 अपन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, और यहाँ इनकी आपका सबसे पहले तो देखो जैकोबियन जो मेथड है वो क्लियर होना चाहिए। जैकोबियन में अपन क्या करते हैं, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको एक बार, कुछ नहीं करते, हमारे पास में जो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, स्वतंत्र चर होते हैं, उनके अवकलजों को अपन किसमें सारणिक रूप में डिटरमिनेंट फॉर्म में अपन उसको निरूपित करते हैं। ये हमारी क्या कहलाती है, जैकोबियन मेथड कहलाता है। तो आगे चलें, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो सेकंड हमारे पास है उसका अपन सॉल्यूशन कर देते हैं। तो याद रखना एक बार, क्वेश्चनों को मैं बार बार दिखाऊंगा नहीं, आपको याद रखना। देखो पहले अपन कार्तीय में, फिर अपन बेलनी में, मतलब 1 रो, और अपन को क्या करना है r स्क्वायर sin थीटा प्रूफ करना है। और उसके बाद में ये तो अपन देख लेंगे क्वेश्चन तो बाद में। ठीक है, तो इनको अपन जल्दी से जल्दी सोल्व कर देते हैं। चलो भाई फटाफट, तो बिल्कुल कचरा है एकदम, देखना आप कितना सिंपल है। सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन देख लो, आप क्या है बताओ। जैकोबियन का गुणधर्म क्या कहता है कि हमारे पास में देखो एक्स वाई जेड हैं, और अपन कार्टेशियन की बात करते हैं कार्तीय निर्देश तंत्र में। किस में बात कर रहे हैं अपन बात कर रहे हैं कार्तीय निर्देश तंत्र में। तो कार्तीय निर्देश तंत्र में आप सभी को पता है कि हमारे पास में जो कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स वाई जेड के रूप में होते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पे देखो डी एक्स डी वाई डी जेड का अपन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, वही डी एक्स डी वाई डी जेड के रूप में। और हमारे पास में देखो यहाँ पे वही डी एक्स डी वाई डी जेड का, फिर वही डी वाई डी वाई के रूप में। फिर हमारे पास मतलब एक्स वाई और जेड के रेस्पेक्ट में यहाँ पे हमारे पास में इसका डेरिवेटिव अपन कर देंगे। और फिर यहाँ पे आपको ये जो कॉन्स्टेंट की कहानी है तो मैंने आपको बताई दी कि हमारे पास देखो अब एक्स के सापेक्ष में हो रहा है, तो वाई और जेड कॉन्स्टेंट रहेगा, तो वाई जेड। जब y के रेस्पेक्ट में होगा तो x और z कांस्टेंट रह जाएंगे।
सिंपल सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और अगर नहीं लिखते हो तभी कोई दिक्कत नहीं है। ये तो अंडरस्टूड है भाई, हमारे पास में x के सापेक्ष में डेरिवेटिव अपन कर रहे हैं, तो हमारे पास में y और z कॉन्स्टेंट अपने आप रहेंगे, चाहे लिखो चाहे मत लिखो। तो हमारे पास में देखो, फिर उसके बाद में आप खुद देख सकते हो x का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होता है। उसके बाद में देखो y का x के रेस्पेक्ट में 0, z का x के रेस्पेक्ट में 0, यहाँ पे देखो x का y के रेस्पेक्ट में कितना होता है 0, और y का y के रूप में 1, ठीक है। उसके बाद हम 0 0 0 1, तो आप देखो ये सॉल्यूशन हो गया, और आप इसे सोल्व करो बना के। कितना सिंपल था, हो गया, बस इतना सवाल था। लेकिन क्वेश्चन को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आपके सामने एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो फिर आप इसको सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आपका परिचय नहीं होगा इन क्वेश्चनों से तो आप इनको सोल्व नहीं कर सकते हो। जब तक आप सॉल्यूशन नहीं करो तब तक आपको ये कठिन ही लगेंगे, चाहे वो कितना ही सिंपल हो। अब आप मान लीजिए पहली क्लास में पढ़ते थे आप, तो आपको पता नहीं था कि 2 और 2 कितने होते हैं, तो आपके लिए कठिन था, लेकिन आपने जब पढ़ लिया तो आपके लिए ईजी हो गया, साफ सी बात है। तो यहाँ पे अब देखो आगे चलते हैं अपन, आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास में क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको बात करते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 3 किस में था, हमारे पास था बेलनी निर्देश तंत्र में। अब आप सभी को पता होना जरूरी है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पहले अल्टीमेट तरीके से पढ़ा रखे हैं। देखो कार्तीय और बेलनी निर्देश तंत्र में एक संबंध था, याद करो मैंने डायग्राम के माध्यम से आपको बताया था कि हमारे पास में जो कार्तीय और बेलनी निर्देश तंत्र हैं उनमें जो कोऑर्डिनेट होते हैं आपस में संबंध क्या होता है। देखो x बराबर होता है रो कोस फाई। अब देखो जिसको पता नहीं है ना वो वीडियो को यहीं पॉज करे और अपने नोट्स निकाले और वहाँ पे ज़रूर देखें, क्योंकि आपको फिर ऐसे मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि आपको याद भी नहीं होगा साथ के साथ इस प्रकार से। अगर जिसको याद है उसको मज़ा आएगा अल्टीमेट। देखो x बराबर कितना होता है रो कोस फाई, y बराबर रो साइन फाई, और z बराबर z होता ही है। तो हमारे पास में इन कोऑर्डिनेट को भी याद कर लो, याद करने की आवश्यकता भी नहीं है, वैसे मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से समझाया भी था। अब बात करते हैं जैकोबियन। जैकोबियन क्या कहता है भाई, हमारे पास में जो परतंत्र चर होते हैं, यानी कि हमारे पास जो डिपेंडेंट होते हैं उनका अपन क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, उनके सापेक्ष में डेरिवेटिव करेंगे एक्स वाई जेड का। तो आप यहाँ पे देख लीजिए वही कर रहे हैं अपन, बिल्कुल वही काम करेंगे। तो क्या काम करेंगे, देखो एक्स वाई जेड का डेरिवेटिव कर दिया सबसे पहले अपन रो के रेस्पेक्ट, देखो रो रो रो। उसके बाद में एक्स वाई जेड का कर दिया फाई 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 के रेस्पेक्ट में। फिर अपन ने कर दिया एक्स वाई जेड का जेड 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 के रेस्पेक्ट में, और ये जो कांस्टेंट है वो आप लिख सकते हो अपने आप, तो मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना, जहाँ पे x है वहाँ पे पुट करना है रो कोस फाई, डेरिवेटिव करना है। जहाँ पे y है रो साइन फाई, डेरिवेटिव करना है। जहाँ पे z है वहाँ पे z ही पुट करना है और अपन को डेरिवेटिव करना है। आगे चलें भाई, फटाफट चलो भाई। देखो अब, और सभी से निवेदन मेरा ये है कि तो वीडियो की स्पीड को तेज़ ना करें, क्योंकि मैं पहले ही यहाँ पे आपको नोट्स के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे एक एक चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करें, क्योंकि आप वीडियो की स्पीड तेज़ कर दोगे तो फिर आप यहाँ पे चीज़ों को कैच नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप फर्स्ट बार पढ़ रहे हो। तो फर्स्ट बार में तो वीडियो की स्पीड को बिल्कुल नॉर्मल रखना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्पीड पहले मैंने तेज़ कर दी है। अब यहाँ पे मैंने आप क्या कहा था, देखो वही बात हो रही है। यहाँ पे x बराबर हमारे पास में क्या है रो कोस फाई, y बराबर रो साइन फाई, और z बराबर जेड आई। तो यहाँ पे क्या करा, सबसे पहले अपन ने वैल्यू निकाल ली। देखो dx का अपन डेरिवेटिव करेंगे रो के रेस्पेक्ट में, तो आप देख लो रो का हो जाएगा 1 और कोस फाई का कोस फाई। फिर अपन ने क्या रहा y का रो के रेस्पेक्ट में, तो देख लो यहाँ पे रो का 1 हो जाएगा, साइन फाई का साइन फाई। और यहाँ पे देखो अपन ने रो के रेस्पेक्ट में जेड का किया रो के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर रो का फंक्शन है ही नहीं, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। उसी प्रकार देखो यहाँ पे अपन ने किया फाई के रेस्पेक्ट में किया एक्स का, तो आप देख लो रो हमारे पास ऐसे कैसे, और कोस फाई का हो जाएगा माइनस का साइन फाई। यहाँ पे किया वाई का, तो आप देखो रो ऐसे कैसे और साइन फाई का कोस फाई, और यहाँ पे रो का वो फाई का फंक्शन है ही, तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो जेड के सापेक्ष किया एक्स का, तो यहाँ पे जेड का कोई फंक्शन मौजूद नहीं है, तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे अपन ने किया वाई का, तो यहाँ पे देख सकते हो आप जेड का कोई भी फंक्शन यहाँ पे मौजूद नहीं है, यानी कि हमारे पास में वाई का डेरिवेटिव कितना हो गया, 0 हो गया। फिर यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे जेड के सापेक्ष में जब जेड का किया तो यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू अपने पास आई है उसको यहाँ पे पुट कर देंगे अपने पास। देखो कोस फाई साइन फाई 0 माइनस का रो साइन फाई रो कोस फाई 0 0 0 1, तो इसको अपन ने डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख दिया और सिंपली सोल्व कर दिया और हमारा आंसर आ गया फाई नहीं रो हमारे पास में आंसर आ गया रो। यानी कि हमारे पास में क्या आंसर आ गया, ये आ गया हमारे पास में, यही हमें प्रूफ करना था। x, y, z अपॉन में कितना था रो फाई और जेड, ये हमें बेलनी निर्देश तंत्र में प्रूफ करना था जैकोबियन मेथड से, जो कि बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। आपने अगर सिंपली इसकी प्रोसेस सीख ली तो उसके बाद में तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से तो, ठीक है। आगे चले, अब अपन को प्रूफ करना है किसमें, गोलीय निर्देश तंत्र में। अब देख लीजिए आप, ये क्वेश्चन है, अगर मैं आपको यहाँ पे नोटबुक में समझाता बिल्कुल धीरे धीरे तो इसमें अपना आधा घंटा लग जाता, और लेकिन अपन को अब 5 मिनट हुई हैं इसको समझाते हुए, तो 5 मिनट में आपने 2 क्वेश्चन कर लिए, तो यानी कि टाइम बच गया और आपको अल्टीमेट समझ में भी आ गया। अब आगे चलते हैं अपन,
तो यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर क्या है 4 है हमारे पास में। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में अपन को प्रूफ करना है गोलीय निर्देश तंत्र के लिए। तो आप जानते हो कार्तीय और गोलीय में जो रिलेशन आता है उसके द्वारा अपन यहाँ पे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो गोलीय निर्देश तंत्र में आपने वहाँ पे कोऑर्डिनेट अपने डिवाइड करे थे, तो एक्स बराबर कितना था आर साइन थीटा कोस फाई। अब देखो ये भी समझ में नहीं आया आपके, तो फिर आपको मेरे हिसाब से छोड़ देनी चाहिए फिजिक्स पढ़ना, क्योंकि देखो ये मैंने पढ़ा दिया पहले। अगर आपको ये याद नहीं है तो फिर आपको मेहनत करने की आवश्यकता है भाई। तो एक्स बराबर कितना आ गया आर साइन थीटा कोस फाई, वाई बराबर कितना आ गया आर साइन थीटा साइन फाई, और जेड बराबर आर कोस थीटा। तो वही काम करना है बिल्कुल, यानी कि अपन को देखो एक्स वाई जेड हमारे पास एक्स है वाई है जेड है, इसका आर के रेस्पेक्ट में, फिर एक्स वाई जेड का थीटा के रेस्पेक्ट में, फिर एक्स वाई जेड का फाई के रेस्पेक्ट में। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पे हमारे पास में क्या हुआ, ये कांस्टेंट कहानी आप लिख सकते हो, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अगर छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आगे चलें, फिर अपन क्या किया भाई, छोटा सा काम करना है अपन को। अब काम ये करना है कि हमारे पास में जो एक्स और वाई और जेड की वैल्यू है, एक्स वाई जेड की वैल्यू है, तो सबसे पहले अपन एक्स का करेंगे आर के रेस्पेक्ट में। तो देखो एक्स का किया आर के रेस्पेक्ट में, करो भाई, आर का हो गया 1। उसके अलावा देखो साइन थीटा कोस फाई ऐसे कैसे, साइन थीटा कोस फाई ऐसे कैसे। वाई का किया तो वाई का जेड आर के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो देखो आर का आ गया 1। उसके अलावा देखो आप देख सकते हो साइन थीटा ऐसे कैसे और साइन फाई ऐसे कैसे। जेड का किया आर के रेस्पेक्ट में, तो आर का हमारे पास में 1 आ गया, और कोस थीटा हमारे पास में ऐसे कैसे। चले आगे, फिर करा अपन ने एक्स का करा किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में। थीटा के रेस्पेक्ट में किया तो देखो आर हमारे पास में कांस्टेंट आ गया, और साइन थीटा का कोस थीटा हो गया। उसके बाद में कोस फाई ऐसे कैसे। उसके बाद में वाई का किया थीटा के रेस्पेक्ट में, तो आर का ऐसे कैसे, साइन थीटा का कोस थीटा, और हमारे पास में साइन फाई का साइन फाई ऐसे कैसे, क्योंकि देखो साइन फाई कांस्टेंट की बात ही काम करेगा थीटा के रेस्पेक्ट में। उसके बाद में जब जेड का करेंगे अपन यहाँ पे, तो देखो जेड का करेंगे तो यहाँ पे थीटा के रेस्पेक्ट में आर हमारे पास ऐसे कैसे, कोस थीटा का करेंगे तो माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। चले आएंगे, उसके बाद में अपन बात करते हैं एक्स का करेंगे फाई के रेस्पेक्ट में, आर हमारे पास में कांस्टेंट, साइन थीटा कांस्टेंट। अब करेंगे कोस फाई का, कोस फाई क्या हो जाएगा माइनस का साइन फाई, सही है। उसके बाद में वाई करेंगे, तो वाई करेंगे तो देख लो आप आर ऐसे कैसे, साइन थीटा ऐसे कैसे, साइन थीटा का कोस फाई, ठीक है। आर कोस थीटा, तो हमारे पास दोनों, यानी कि हमारे पास में इसमें फाई का फंक्शन नहीं है, तो ये 0 आ जाएगा, 0 आ गया। अब क्या करना है, जो ये वैल्यू आई है हमारे पास में, ये वैल्यू इनको यहाँ पे उठा के रखना है डिटरमिनेंट फॉर्म में, और डिटरमिनेंट फॉर्म में रखने के बाद सॉल्यूशन करना है, आंसर अपना आ जाएगा। क्या दिक्कत बताओ, इतने सिंपल सवाल हम ये बताओ। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, अब वैल्यू को पुट कर दी है, साइन ये साइन कोस फाई, साइन थीटा कोस फाई, साइन थीटा साइन फाई कोस, ये वैल्यू पुट कर दी अपन ने। वैल्यू पुट करने के बाद में वही बिल्कुल 12th का काम करना है। 12th में यार आपने जो 4th एक्सरसाइज थी डिटरमिनेंट की, वो आपने बिल्कुल पढ़ी है, इससे भी दांसुदा सवाल करें उसमें आपने, तो ये नहीं होगा आपसे, सिंपल सवाल है, आप इसको सोल्व करो। उसके बाद में जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे, आपको नोट्स के माध्यम से प्रोवाइड करवा रखिए, मेरे हिसाब से इस कैलकुलेशन में आपको कहीं पर दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको सोल्व करोगे तो आराम से कर सकते हो, और हमारे पास में लास्ट में जो आंसर आएगा आर स्क्वायर साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। आगे चलें, तो अब हमारे पास में जो अगला क्वेश्चन आता है वो कौन सा है बताओ भाई फटाफट। तो अब यहाँ पे देखो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या था, ये हमारे पास में है एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू हमारे पास में है, ये आपको प्रूव करना है। अब देखो यहाँ पे कई बच्चों को ये टफ लग रहा होगा, बिल्कुल ऐसे माइंड में क्लिक नहीं हो रहा सर करे क्या यहाँ पे। अब एक बात बताऊँ आपको, कोई सा भी क्वेश्चन हो, अगर आपने मेथड पढ़ रखा है ना, बस उसमें मेथड को अप्लाई करो, बाद में जो भी होता है आप देख लीजिए। भाई देखो स्टार्टिंग में दिक्कत आती है, एक बार आप इसको समझ लोगे ना, उसके बाद जब भी आपको ये क्वेश्चन दिखेगा आप आंख बंद करके इसका सॉल्यूशन कर सकते हो, इसकी गारंटी अपनी है। देखो करो सोल्व इसको। यहाँ पे हमारे पास में क्या है, आपको दे रखा है, आपको ये प्रूफ करना है माइनस का साइन स्क्वायर यू साइन स्क्वायर वी साइन स्क्वायर डब्ल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स वाई जेड का जो डेरिवेटिव करना है अपने को यू वी डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में करना है। यहाँ पे आपको बाकायदा अब दे रखा है, देखो यहाँ पे लांबिक वक्र रेखे में दे रखा है, लेकिन आपको यहाँ पे मतलब वैल्यू दे रखी है, एक्स वाई जेड की जो वैल्यू है आपको दे रखी है यहाँ पे, कोस यू साइन यू और कोस डब्ल्यू साइन यू आपको दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे अब अपन क्या करेंगे, वही जैकोबियन मेथड लगाएंगे, ठीक है। और स्टार्टिंग की जो लाइन है वो तो फिक्स है सारे क्वेश्चनों में, कि हमारे पास में जो एक्स है वाई है जेड है यू के रेस्पेक्ट में, फिर एक्स वाई जेड का अपन वी के रेस्पेक्ट में, फिर हाँ सही है। उसके बाद में एक्स और जेड का अपन करेंगे डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में, यानी कि यू डब्ल्यू और यू वी डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में अपन डेरिवेटिव कर देंगे। चलो भाई, तो यहाँ पे आगे चलते हैं अपन। आगे चले तो उसके बाद में अपन ने क्या देखा, यहाँ पे देखा कि हमने देखा एक्स वाई और जेड की वैल्यू हमें पता है, एक्स की वैल्यू कितनी है कोस यू, वाई की वैल्यू कितनी है कोस वी साइन यू, और जेड की वैल्यू कितनी है कोस डब्ल्यू साइन वी।
तो यहाँ पे अब डेरिवेटिव करवाओ भाई फटाफट। तो यहाँ पे देखो x का डेरिवेटिव करना है u के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे देखो कोस का क्या हो जाएगा माइनस का साइन u, बिल्कुल सही है। y का u के रेस्पेक्ट में करवाओ भाई, देखो कोस v कांस्टेंट रहेगा, साइन v का क्या हो जाएगा कोस u, बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखो w और v है, यानी कि u का कोई भी फलन यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो इसका 0 हो जाएगा। यहाँ पे आगे बात करते हैं अपन dx अपॉन में क्या है dv, यानी कि v के रेस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ पे देखो v का कोई फंक्शन मौजूद नहीं है, यानी कि 0 हो गया। उसके बाद में y का करेंगे v के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे आपने देखा एक कोस v है, तो कोस v कितना हो जाएगा माइनस का साइन v, और साइन u है तो u हमारे पास में कॉन्स्टेंट के बाद काम करेगा, यानी कि अपना इसका हो जाएगा साइन u का u रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं अपन हमारे पास में जेड के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे देख लो आप जेड में अब देखो कोस डब्ल्यू साइन वी है, तो यानी कि कोस डब्ल्यू ऐसे कैसे, और वी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो साइन वी क्या हो जाएगा कोस वी हो जाएगा, सही है। यहाँ पे देखो अब डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे डब्ल्यू कोई फंक्शन नहीं है, 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो आप डब्ल्यू का यहाँ पे भी कोई फंक्शन नहीं है, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे डब्ल्यू का फंक्शन है क्या है कोस डब्ल्यू, तो कोस का क्या हो जाएगा माइनस का साइन डब्ल्यू, और यहाँ पे साइन वी ऐसे कैसे। तो ये जो वैल्यू आई है सारी, ये सारी वैल्यू अपन को मैट्रिक्स के अंतर्गत, मैट्रिक्स नहीं डिटरमिनेंट सारणिक में अपन को पुट कर देनी है और आंसर अपना आ जाएगा। बताओ भाई, अब यहाँ पे देख लो हमने मान पुट कर दिए, देख लो साइन यू कोस वी कोस यू 0 0 माइनस का साइन वी साइन यू कोस डब्ल्यू कोस वी, ये पुट कर दिया मान। अब यहाँ पे सिंपली अपन को यहाँ पे देखो साइन यू, फिर यहाँ पे इसको छुपाएंगे, वो सब आता है आपको, ठीक है, आप कर सकते हो आराम से, वो कर लेना आप। तो फिर उसके बाद में लास्ट में अपना आंसर आ गया, देख लो ये माइनस का साइन स्क्वायर यू साइन स्क्वायर वी साइन डब्ल्यू, ये अपना आंसर आ गया। तो क्वेश्चन 5 अपने सोल्व हो चुके हैं, और ये जो अपने सोल्व करा है ना, ये मान लीजिए अगर अपने इसको नोटबुक में सोल्व करते एक एक पर्टिकुलर इसको सोल्व करते, तो मान लीजिए अपना 1.5-2 घंटे का टाइम लगता, लेकिन मात्र 26 मिनट में अपने सारे क्वेश्चन सोल्व भी हो गए, और मेरे हिसाब से आपको कहीं पे भी दिक्कत भी नहीं आएगी, ऐसा समझाया आपको मैंने, ठीक है। अब आगे चलते हैं और अब एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं भाई। देखो हमारे पास में ये क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार आ भी चुका है, और अभी तक जो अपन ने 4-5 सवाल किए ना, ये हमारे पास में पीछे अपने गोलीय बेलनीय कार्तीय में जो अपनी अभी निकाला था 1 रो आर स्क्वायर साइन थीटा, वो इसी क्वेश्चन के द्वारा बनते हैं। देखना कैसे बनते हैं, मज़ा आएगा, इंटरेस्ट आएगा शानदार तरीके से। मैंने पहले बोल दिया वीडियो की स्पीड को तेज़ ना करें, क्योंकि आपको मैं पहले तेज़ बोल रहा हूँ। अब जब आप तेज़ कर दोगे तो आप कई शब्दों को छोड़ दोगे, स्किप कर दोगे, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। कई क्या है कि मैं वर्ड बोलूँगा तो कई नए वर्ड हैं, उनको कैच भी नहीं कर पाओगे फिर आप अगर वीडियो की स्पीड को तेज़ कर दोगे तो। अब यहाँ पे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पहले है क्या उसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास में ये है, जैकोबियन दे रखा है अपन को यहाँ पे, और ये हमारे पास में मल्टीप्लाई में इक्वल टू नहीं है, या इस प्रकार है। तो यहाँ पे दे रखा है अपन को जैकोबियन एक्स वाई जेड u1 u2 u3 इज इक्वल टू में दे रखा है, अपन को प्रूफ करना है ये h1 h2 h3 के, मतलब यहाँ पे अपन को डेरिवेटिव देखो। अब यहाँ पे u w नहीं है, यहाँ पे अपन को डेरिवेटिव करना पड़ेगा u1 u2 और u3 के रेस्पेक्ट में। यानी कि अपन देखो यहाँ पे आप देख सकते हो डेरिवेटिव किस प्रकार करेंगे, वही हमारे पास में जैकोबियन की परिभाषा से क्या कहते हैं, जैकोबियन परिभाषा। यहाँ पे देखो एक्स वाई जेड है, उनका डेरिवेटिव करना है अपन को u1 फिर u2 उसके बाद में अपन u3 के रेस्पेक्ट में। यानी कि अपने पास एक्स वाई जेड फिर डेरिवेटिव करना है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले u1 के रेस्पेक्ट में 3 होगा, फिर u2 के रेस्पेक्ट में, और फिर u3 के रेस्पेक्ट में, ठीक है। इससे ज़्यादा समझना इसमें क्या बताओ, इससे ज़्यादा और क्या समझा सकते हैं इसमें, बस ठीक है, इसमें कुछ है ही नहीं। और आगे चलें तो यानी कि इस क्वेश्चन को यहाँ तक अपन स्टार्ट कर सकते हैं बिना कुछ देखें। तो अब देखो, अब जो अगला कॉन्सेप्ट आता है वो थोड़ा समझने लायक है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। अब यहाँ पे जो इस क्वेश्चन में समझने लायक चीज़ है ना, वो ये है कि यहाँ पे अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को सदिश क्षेत्र के जो घटक हैं उनकी थोड़ी सी अपन को सहायता लेनी पड़ेगी यहाँ पे। अब यहाँ पे जो सहायता ले रहे हैं अपन, ये कहाँ से ले रहे हैं, देखो हमारे पास में सदिश क्षेत्र के जो घटक है, देखो a बराबर a1 e1 कैप a2 e2 कैप a3 e3 कैप, ये फिर आप कहोगे ये सारी कहाँ से ले रहे हो आप। याद करो मैंने आपको शुरू की जो सेकंड या थर्ड क्लास में आपको समझाया था, जब मैं आपको डेफिनेशन समझा रहा था आधार सदिश की, ठीक है, और वहाँ पे अपना अदिश गुणांक की, ये जब आपको इकाई सदिश की इस प्रकार डेफिनेशन समझा रहा था, तो वहाँ पे मैंने सदिश क्षेत्र के घटक भी मैंने आपको लिखे थे वहाँ पे। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको वहाँ पे ए वेक्टर के घटक लिखे थे, a1 e1 कैप a2 e2 कैप a3 e3 कैप। तो यानी कि अपन बात करते हैं वो तो वही बात है, a1 डायरेक्शन में यदि अपन बात करें, हमारे पास e1 क्या है, e1 है हमारे पास में इकाई सदिश, e2 हमारे पास में a2 डायरेक्शन में e2 हमारे पास में क्या है, इकाई वेक्टर, मतलब इकाई सदिश है, एकांक सदिश है। और हमारे पास में ये a3 दिशा में क्या है, हमारे पास में e3 क्या है,
हमारे पास में एकांक सदिश है। तो इसी प्रकार अपन बात करते हैं बी वेक्टर और सी वेक्टर की, तो यहाँ पे हमारे पास में ये क्या आ गया, हमारे पास सदिश घटक आ गई। आगे बात समझ में? तो मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मतलब इस क्वेश्चन में जो समझने लायक चीज़ है वो यही है, यानी कि अपन को सिंपली अपन ने स्टार्टिंग किया वहाँ से। स्टार्ट तो अपन ने सिंपली वही जैकोबियन का जो सिंपल मेथड था वहाँ से स्टार्ट कर दिया। उसके बाद में हमने यहाँ पे क्या देखा कि सदिश क्षेत्र के घटकों की आवश्यकता पड़ गई। अब यहाँ पे आप कहोगे सर हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे अपन को सदिश क्षेत्र के घटकों की आवश्यकता पड़ेगी? तो भाई देखो, इसका तो सिंपल सा आंसर मेरे पास यही है कि एक बार क्वेश्चन को पूरा होने दो, फिर आपको अपने आप पता चल जाएगा कि यहाँ पे इसके बिना काम हो ही नहीं सकता। देखना आप एक बार, ठीक है, एक बार आप बताना कि आपको समझ में आया नहीं आया, फिर उसके बाद मैं दोबारा बता दूंगा इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है इसलिए इसमें अपन थोड़ा टाइम देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने इसके सदिश क्षेत्र घटक लिख लिए। उसके बाद हमने क्या देखा, कार्तीय निर्देश तंत्र में कण का स्थिति सदिश क्या होता है भाई? देखो आर वेक्टर एस आई एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड कैप, ये तो सभी जानते हैं। अब क्या करा अपन ने कि इस मतलब अपने पास जो स्थिति सदिश आया आर वेक्टर, उसका अपन ने क्या कर दिया, u1 के रेस्पेक्ट में अपन ने क्या कर दिया, अवकलन कर दिया। भाई साहब कर दो भाई साहब, क्या दिक्कत है? तो u1 के रेस्पेक्ट में जब अपन ने अवकलन किया तो क्या हुआ, देखो डी आर वेक्टर अपन क्या है du1, तो हमारे पास में देखो dx अपन में du1 आई कैप, dy अपन में du1 आई जे कैप और dz अपन में du1 के कैप। कोई दिक्कत? तो समीकरण नंबर 3 को नाम दे दिया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास में ए वेक्टर बराबर हमने मान लिया कि हमारे पास में ए वेक्टर, देखो यहाँ पे क्या माना अपन ने, देखो ध्यान से समझो, इस एक एक स्टेप को समझो। हमने क्या करा, लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया कि हमारे पास में जो डी आर वेक्टर पर में du1 है ना, ये हमने मान लिया ए वेक्टर है। ठीक है भाई, मान लो, क्या जाता है उससे मानने से। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमने यहाँ पे मान लिया ए वेक्टर बराबर हमारे पास क्या आ गया, डी आर वेक्टर अपन du1। तो समीकरण हमारे पास में जो हमारे पास 3 ये रही हमारे पास 3, और समीकरण नंबर 2 ऊपर जो हमने देखा था अभी, तो वहाँ पे ए वेक्टर बराबर था। तो वहाँ पे आप समीकरण नंबर 2 को दिखा देते हैं आप एक बार, ये रही समीकरण नंबर 2, यानी कि ए वेक्टर बराबर हमारे पास में ये है, बी वेक्टर बराबर ये है, सी वेक्टर, यानी कि समीकरण नंबर 2 से फिर अपन क्या करेंगे, 2 से और 3 से जब वैल्यू पुट करेंगे, ध्यान से देखना आप एक बार, समीकरण नंबर 2 से और 3 से फिर यहाँ पे अपने क्या करेंगे, तुलना करवाएंगे। तो आप यहाँ पे तुलना करवा सकते हो, कैसे करवाओ भाई तुलना, कैसे करवाएंगे देख लो आप, स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। देखो एक एक चीज़ को समझाएंगे। यहाँ पे तुलना किस प्रकार करेंगे, देखो यहाँ पे ए वेक्टर है, ठीक है। अब हमने उसको ए वेक्टर क्यों माना, हमने यहाँ पे डी आर वेक्टर पर में du1 को ए वेक्टर क्यों माना, क्योंकि यहाँ पे जब ए वेक्टर अपन लिख देंगे तो दोनों के LHS साइड बराबर हो जाएंगे, यानी कि ए वेक्टर बराबर में ए वेक्टर। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ पे देखो तुलना करवा देंगे गुणांकों से। कैसे, हमारे पास में आई कैप जे कैप के कैप क्या है, इकाई सदिश हैं। उसी प्रकार देखो यहाँ पे हमारे पास में E1 कैप E2 कैप E3 कैप क्या है हमारे पास में, ये भी हमारे पास में क्या है, इकाई सदिश है। तो उसी प्रकार देखो फिर यहाँ पे A1 A2 A3 की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, dx अपन du1 dy अपन du1 dz अपन d1। कैसे, नहीं आया समझो, दोबारा समझो एक बार, दोबारा समझते हैं। भाई हमने क्या करा, कुछ नहीं करा, हमने यहाँ पे सदिश क्षेत्र के घटक के रूप में यहाँ पे वैल्यू को लिख दिया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद में कार्तीय निर्देश तंत्र में कण का स्थिति सदिश कितना होता है, आर वेक्टर एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप होता है। उसके बाद में यहाँ पे अपने क्या करा कि u1 के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव कर दिया। तो कर दिया भाई साहब, कितना आया, डी आर वेक्टर अपॉन में कितना आ गया हमारे पास में du1। फिर यहाँ पे अपने पास ये इस प्रकार आ गया। तो हमने क्या करा, लेट कर लिया कि हमारे पास में जो डी आर वेक्टर अपन du1 है उसको अपन ने ए वेक्टर मान लिया। तो फिर ए वेक्टर मान लिया तो आप देख सकते हो फिर हमारे पास में समीकरण नंबर 4 है, देख लो 4 को देख लो और 2 को देख लो एक बार आप। तो 2 में अगर आप इसको देखो ए वेक्टर बराबर, तो हमारे पास में जो ए वेक्टर दोनों बराबर हो गई LHS साइड। तो अब यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, देखो अपन आराम से इसकी और इसकी तुलना करवा सकते हैं। तो तुलना कराने के बाद में आप देख लो क्या आएगा, ये आ गया हमारे पास में, यानी कि A1 का मान आ गया dx अपन du1, A2 का मान आ गया, A3 का मान आ गया। इसी प्रकार सिमिलरली जब अपन लिखते हैं बी वेक्टर अपन लिखते हैं तो डी आर वेक्टर में जब वहाँ पे du1 था तो यहाँ पे du2 हो जाएगा, और b1 b2 b3 की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो वही बात है, यहाँ पे अपन बात करते हैं dx dy dz तो सेम रहेंगे, जो बदलेगा वो बदलेगा कोऑर्डिनेट, यानी कि u1 u2 u3 था, नहीं सॉरी u1 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 था, यहाँ पे आ जाएगा u2 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 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार सिमिलरली अपन बात करते हैं सी वेक्टर बराबर, तो डी आर वेक्टर du2, नहीं यहाँ पे u3 आएगा, डी आर वेक्टर अपन में du3 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में देखो c1 c2 c3 है, तो यहाँ पे देखो dx dy dz का अपन डेरिवेटिव करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, u3 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 के रेस्पेक्ट में। तो मेरे हिसाब से ये जो कोऑर्डिनेट वाली कहानी है आपको समझ में आ जानी चाहिए।
ठीक है, आगे चलें तो हमारे पास में यहाँ पे अपन ने क्या किस किस की वैल्यू निकाल ली अपन ने, यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे हमने A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3 की वैल्यू अपन ने निकाल ली है। अब इस वैल्यू का क्या करें, क्योंकि आपने यहाँ पे थोड़ा सा गौर किया हो तो अभी तक जितने भी सवाल किए हैं ना, उनमें अपन ने A1 A2 A3 B1 B2 B3 की वैल्यू अपन नहीं निकाली है। तो अब इसको कहाँ रखें, इसका उपयोग कैसे करें, तो इंतज़ार करो बस, 2 मिनट का इंतज़ार करो बस। अब तो अभी जो आपका सवाल था कि सर यहाँ पे हमारे पास में A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 की जो वैल्यू है कहाँ रखें, ये रहा, यहाँ रखेंगे हम। अब ये कहाँ से आ गया भाई, ये हमारे पास में सदिश फलन की सदिश कलन की एक विधि है। सदिश फलन की एक विधि है, और इस विधि के अंतर्गत अपन बात करते हैं। ये हमारे पास में एक तरीके देखा जाए ना तो एक तरीके से एक मेथड है कि हमारे पास में A वेक्टर डॉट B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर बराबर में होता है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब आप कहोगे सर ये कहाँ से आया, कहीं से नहीं आया, ये हमारे पास में सदिश कलन की क्या होती है, एक मेथड होता है हमारे पास में, और ये मेथड आपको याद करना पड़ेगा, साफ सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे जिस भी साइंटिस्ट ने जब यहाँ पे इसको अपन प्रूफ करा रहे हैं अपने जिस क्वेश्चन के अंतर्गत जैकोबियन विधि के अंतर्गत, जैकोबियन जो साइंटिस्ट था उसने जब इस क्वेश्चन को सोल्व किया तो उसने यहाँ पे सदिश कलन की जो ये विधि है इसका उपयोग कर लिया, तो हम भी कर लेंगे भाई। देखो हम इसका जो प्रॉपर कारण आपको पूछना है वो तो फिर जैकोबियन से पूछ लेना आप। मैं फ़ोन नंबर दे देता हूँ आपको, तो फ़ोन नंबर दे देता हूँ आपको, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप जैकोबियन से फ़ोन करके पूछ लेना कि भाई साहब आपने यहाँ पे सदिश कलन की जो विधि इसका उपयोग क्यों किया। तो ये रही मजाक की बात। देखो यहाँ पे अपन को क्या करना पड़ेगा, सदिश कलन की जो परिभाषा है, विधि है, उस मेथड का उपयोग करना पड़ेगा, और वो क्या है, ये हमारे पास में वो मेथड है कि A वेक्टर डॉट में B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 की वैल्यू अपने निकाल रखी है, जो कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अपन A1 A2 A3 की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, इसलिए निकाल रहे थे। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, समीकरण 4 5 6 7 आपने जो पीछे लिख रखा है उसको देख लीजिए आप, तो वहाँ पे देख लो आपने यहाँ पे। अब देखो हमारे पास में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो A वेक्टर लिखा हुआ है, तो A वेक्टर की वैल्यू तो अपन निकाली थी, DR वेक्टर पर DU1, B वेक्टर की भी और C वेक्टर की वैल्यू निकाली थी, DR वेक्टर U2 और DR वेक्टर U3, तो ये वैल्यू निकाल रखी थी अपन ने। तो यहाँ से देखो आप फिर A1 A2 A3 B1 B2 B3 इनकी वैल्यू निकाल रखी है, तो ये लिख दो भाई, एक्स वाई जेड का U1 के रेस्पेक्ट में, एक्स वाई जेड का U2 के रेस्पेक्ट में और एक्स वाई जेड का U3 के रेस्पेक्ट में, बिल्कुल सिंपल है। और यहाँ पे फिर अपन बात करते हैं, देखो हमारे पास में समीकरण नंबर 1 को देखो और समीकरण नंबर 8 को देखो, 8 को देखो ये रहा, और समीकरण नंबर 1 है वो भी दिखाना पड़ेगा आपको, अब तो दिखाना पड़ेगा। समीकरण नंबर 1 क्या है, तो समीकरण नंबर 2 को देख लो, ये रहा हमारे पास समीकरण नंबर 1, देख लो हमारे पास में dx dy dz का U1 के रेस्पेक्ट में, dx dy dz का हमारे पास में U2 के रेस्पेक्ट में, और dx dy dz का U3 के रेस्पेक्ट में। तो आपसे मैं ये पूछूं कि हमारे पास में देख लो, अब हमारे पास में जो समीकरण नंबर 8 है इसका भी हमारे पास जो RHS पार्ट है, और समीकरण जो 1 है हमारे पास में ये रहा, समीकरण नंबर 1 है, इसका भी हमारे पास जो RHS पार्ट है यह आपस में बराबर है या नहीं है, तो मेरे हिसाब से बराबर है। तो हमारे पास जो आपस में बराबर है इनके RHS पार्ट, तो इनके जो LHS पार्ट है वो भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो देख लो अब देखो आगे हमारे पास में क्या हुआ, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 8 से इनके क्या हुए, हमारे पास में LHS पार्ट बराबर हो गए। तो हमारे पास में LHS पार्ट क्या था, हमारे पास में देखो ये रहा, तो हमारे पास में LHS पार्ट क्या है, जैकोबियन एक्स वाई जेड U1 U2 U3 बराबर में हमारे पास में क्या हो गया, बराबर में हमारे पास में ये हो गया, जो कि हमारे पास समीकरण नंबर 8 का LHS पार्ट था, ये रहा। ठीक है, तो आपस में बराबर कर दिए, तो ये हमारे पास बराबर हो गया। देखो DR वेक्टर DU1 DR वेक्टर U2 और DR वेक्टर यहाँ पे बीच में क्रॉस है और यहाँ पे ये डॉट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप हमारे पास में आधार सदिश की परिभाषा से, अब देखो कितना बेसिक काम आ रहा है इस क्वेश्चन में। अब ये मैंने आपको पढ़ा रखा था भाई, हमारे पास में आधार सदिश क्या होता है कि हमारे पास में जो कोऑर्डिनेट होता है, नहीं स्थिति सदिश होता है, स्थिति सदिश का अपन कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में जब डेरिवेटिव करते हैं तो वो कहलाता है हमारे पास में आधार सदिश कहलाता है। और यहाँ पे आई की वैल्यू 1 2 3 अपन ले सकते हैं, 1 1D में, 2 2D में और 3 3D में ले लेते हैं। ठीक है, और समीकरण नंबर जो 9 हमारे पास में है वहाँ पे जब अपन वैल्यू लिखते हैं, देखो आप देख सकते हो DR वेक्टर हमारे पास में है और DU1 है, तो यहाँ पे देख लो आप आराम से, अब यहाँ पे देखो अगर अपन B1 रख दें तो DR वेक्टर अपन पास क्या आ जाएगा, DU1 आ जाएगा, तो यहाँ अपन आराम से यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हैं। तो लिखो भाई फटाफट, तो आगे इसको पेज पलट देते हैं अपन, फटाफट लिखो, बिल्कुल सिंपल सा है। अगर आप यहाँ पे एक बार नोट्स के माध्यम से वापस रिवीजन करोगे तो आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी, अल्टीमेट तक समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखो एक्स वाई जेड U1 U2 U3 है हमारे पास में। अब देखो हमारे पास में मैंने आपको कहा था ना कि आई का मान 1 2 3 है, तो वहाँ पे आप रख के देख लो P1 B2 B3 इस प्रकार वैल्यू अपन को मिलेगी। तो यहाँ पे देख लो आप,
तो B1 डॉट में आ जाएगा B2 क्रॉस B3। अब हमारे पास में अदिश गुणांक की परिभाषा से, अब अदिश गुणांक क्या होता था आपको याद हो भाई, अदिश गुणांक होता था आधार सदिश का परिमाण। लेकिन आपको पता हो तो हमने एकांक सदिश का उपयोग करते हुए ये फॉर्मूला निकाला था। अब देखो ये तो फिर आपको क्या करने पड़ेंगे, पेज पलटने पड़ेंगे और फटाफट जाके देखो पीछे, फटाफट जाके देखो मैंने आपको एकांक सदिश के अंतर्गत ये फॉर्मूला लिखवा रखा है कि BI वेक्टर बराबर में EI HI लिखवा रखा है, गारंटी के साथ में देख लो आप। मुझे तो पता है, आपको पता नहीं, इसका मेरे को गारंटी नहीं है, तो आप जाके देख लो एक बार आप, ठीक है। तो हमारे पास में ये फॉर्मूला लिख रखा है किसका, BI का। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, EI HI। तो यहाँ पे देखो I का मान 1 2 3 है, तो यहाँ पे रख दो। हमारे पास B1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, E1 H1, B2 है E2 H2, और हमारे पास में B3 है तो E3 H3 आ जाएगा। तो हमारे पास ये क्रॉस है। तो अब क्या करेंगे, बस काम हो गया, काम हो गया, बस ये हमारा लास्ट आंसर आ गया। तो हमने क्या करा, देखो हमारे, अब देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, H1 H2 H3 है हमारे पास में। अब देखो हमारे पास में E1 E2 E3 क्या है, एकांक सदिश है, यानी कि हमारे पास में ये क्या है, एक तरीके से देखा जाए तो सदिश राशि है हमारे पास में। तो E1 E2 E3 क्या हमारे पास, देखो आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास में जो एकांक सदिश आता है वो सदिश राशि का आता है, ठीक है। तो हमारे पास में देखो, तो E1 E2 E3 हमारे पास जो क्रॉस, आपको पता है क्रॉस जो होता है, जो क्रॉस प्रोडक्ट आता है वो हमेशा किसके बीच में आता है, सदिश राशि के बीच में आता है। तो हमारे पास में देखो E2 क्रॉस E3 आ गया हमारे पास में, और हमारे पास जो H1 H2 H3 था वो हमारे पास में क्या है, एक अदिश राशि थी, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। तो हमारे पास में क्या है, इसको अपन ने बाहर ले लिया H1 H2 H3 को। और फिर समझो एक बार, फिर समझो दोबारा, मैंने क्या समझाने की कोशिश करी है, मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी है कि हमारे पास में जो वेक्टर फील्ड होता है, हमारे पास सदिश क्षेत्र होता है, ठीक है। तो सदिश क्षेत्र या फिर सदिश राशि की बात कर लो, बात बराबर है। तो वेक्टर फील्ड की अपन बात करते हैं, सदिश क्षेत्र की बात करते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास में एकांक सदिश आता है, आप सभी को पता है एकांक सदिश आता है। तो यहाँ पे अपन ने क्या करा कि हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो किसके बीच में आएगा, एकांक सदिश के रूप में आएगा, क्योंकि हमारे पास में हमेशा सदिश राशि के बीच में ही एकांक सदिश आता है। तो हमारे क्या करा, हमने यहाँ पे जो हमारे पास में E2 है, E2 क्रॉस E3 है, तो इसमें करा, यानी कि हमारे पास में H1 H2 H3 था, उसको अपन ने बाहर निकाल लिया। अपना मकसद था H2 H3 को बाहर निकालना, तो निकाल लिए, H2 H3 को बाहर निकाल लिया। उसके बाद में आपने देखा E2 क्रॉस E3 क्या होता है। अब देखो E2 क्रॉस E3 क्या होता है, E1 होता है भाई। ये चक्कर आपने पढ़ा होगा इस प्रकार भाई, देखो इस प्रकार आपने पढ़ा होगा कि E1 E2 और E3। तो हमने देखो क्या करा, E2 क्रॉस E3 करा, तो हमारे पास E1 आएगा, सबसे बात है, तो E1 कैप आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो E1 कैप डॉट में क्या आ गया, E2 कैप। अब देख लो आप, अब हमारे पास में यहाँ पे क्या आ गया, ये हमारे पास में क्या आ गया, देखो भाई, देखो देखते हैं एक बार, यहाँ पे E1 आएगा, हाँ यहाँ पे E1 आएगा भाई साहब, यहाँ पे E1 डॉट E1 आएगा। और आपको पता है डॉट प्रोडक्ट और कोस जीरो का मान कितना होता है, 1 होता है। तो आप देख लो ये हमारे पास 1 आ गया। तो सारी कहानी है, बेसिक मैंने आपको पहले समझा रखी है, छोटी छोटी बेसिक। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सिंपल सी बात है, E2 क्रॉस E3 क्या हुआ, E1 हुआ। और यहाँ पे जब अपन ने E1 डॉट E1 किया तो E1 डॉट E1 कैप का मान 1 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ गया, XYZ U1 U2 U3 का मान H1 H2 H3 आ गया। तो ये हमें सोल्व करना था। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी समझने लायक बात क्या थी, एक तो हमारे पास में उनको अपन ने सदिश घटक के रूप में तोड़ दिया। उसके बाद में जो कार्तेलेस तंत्र हैं उनको अपन ने क्या करा, उनको सिंपली हमने U1 के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया। फिर उसके बाद में सिमिलरली इसी प्रकार लगाकर हमने क्या कर दिया, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का मान निकाल लिया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि हमने यहाँ पे जो सदिश कलन की जो विधि है उसका उपयोग किया। तो हमारे पास में जो आया उसका मतलब ए डॉट में बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का जो अपन इस्तेमाल किया वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे फिर अपन A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 का जो मान है वहाँ पे रखेंगे, आपस में इक्वल होएगा और फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा। सबसे पहले ये क्वेश्चन आप अपना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या थी, देखो अब यहाँ पे ये हमारे पास में एक तरीके जनरल फॉर्मूला आ गया। कैसे, देखो U1 U2 U3 का मान अपन XYZ रखते हैं। तो यहाँ पे देखो, और यहाँ पे आपको याद हो थोड़ा बहुत, तो कार्तीय निर्देश तंत्र में जो अदिश फलन का मान H1 H2 H3 का मान अपन ने निकाला था प्रत्येक के लिए। तो यहाँ पे देखो कार्तीय में जो आता था 1 1 1 आता था, तो यहाँ पे देख रख सकते हो आप। यहाँ पे देखो XYZ है, तो यहाँ पे रखो XYZ है, और U1 U2 U3 क्या है हमारे पास में XYZ है, तो यहाँ पे XYZ रख दो यहाँ पे। और यहाँ पे कितना देखो 1 1 1 है, तो 1 आएगा। और ये हमने प्रूफ भी कर दिया था, थोड़ी देर पहले तो प्रूफ किया था हमने, याद करो कि XYZ हमने यहाँ पे किया था कार्तीय निर्देश तंत्र के लिए, तो 1 आया था। तो ये बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल देख लो आप, यहाँ पे 1 ही आया है। इसके आगे देख लो केस नंबर सेकंड में, देखो आप केस नंबर सेकंड में जब देखोगे आप, तो यहाँ पे हमारे पास में बेलनी निर्देश तंत्र के लिए अपन ने प्रूफ किया था। देखो यही किया था,
U1 U2 U3 का मान आप देख सकते हो किसमें बेलनी में रो 5 जेड होता है, और यहाँ पे H1 H2 H3 का मान कितना होता है 1 रो 1 होता है। तो यहाँ पे देख लो आप, तो एक्स वाई जेड का अपन ने डेरिवेटिव करेंगे रो 5 जेड के रूप में। ये क्वेश्चन अभी किया था सोल्व, इज इक्वल टू रो प्रूफ किया था, अभी किया था, तो देख लो आप बिल्कुल सही है। उसके बाद में अपन गोले की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो r थीटा फाई होता है, तो यहाँ पे H1 H2 H3 का मान क्या होता है 1 रो r साइन थीटा। तो यहाँ पे देख लो आप r इसको साइन थीटा प्रूफ किया था नहीं किया था, तो तीनों क्वेश्चन इसी के द्वारा प्रूफ हो गए नहीं हो गए। तो देख लो ये शानदार सवाल था, अल्टीमेट सवाल था, मतलब एक तरीके देखा जाए तो एक जनरल फॉर्मूला था ये, ठीक है। तो हमारे पास में ये अपने क्वेश्चन हो गए। और इस मेथड का लास्ट एंड फाइनल एक क्वेश्चन और आता है, इसके अंतर्गत अपन पढ़ते हैं जैकोबियन विधि के गुणधर्म। उसके बाद में जैकोबियन का पत्ता साफ हो जाएगा। उसके बाद में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे भाई, उसके बाद में अपन पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे देखो मैं आपको बताता हूँ, अपन पढ़ेंगे लाप्लास इक्वेशन पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन ग्रेडियंट पढ़ेंगे, अदिश प्रवणता पढ़ेंगे, और फिर डाइवर्जेंस पढ़ेंगे और कर्ल पढ़ेंगे, और फिर हमारा चैप्टर फिनिश। यानी कि मान लीजिए आपकी 2 या 3 क्लास और लगेंगी और अपना चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अगर इस प्रकार मैं आपको पहले पढ़ाता ना, इस प्रकार नोट्स के माध्यम से, तो ये मान लीजिए आपका मतलब देखा जाए ना तो 7-8 लेक्चर में पूरा चैप्टर खत्म हो जाता। लेकिन क्या है कि शुरुआत में देखा कि बच्चों को धीरे धीरे पढ़ाते हैं, फिर क्या बीच में मैंने क्लास नहीं ली तो फिर टाइम निकल गया। तो अब मैं सोच रहा हूँ इस प्रकार से देखो, क्या कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, तो अल्टीमेट तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, और मेरे हिसाब से कोई दिक्कत भी नहीं होगी आपको, ठीक है। समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, मेरे को पता है कि बच्चे को हाँ दिक्कत आएगी, और जहाँ पर दिक्कत आएगी मैं उस चीज़ को 3 बार बोलूँगा। अभी जो मैंने आपको बताया उसमें सदिश कलन की जो विधि आई थी अपनी, उसको मैंने 3 बार बताया, क्योंकि वहाँ पे बच्चों को दिक्कत आती है कई बार। पहली बात तो क्या है, जब पहली बार पढ़ेगा तो उसको थोड़ा बहुत समझने में टाइम लगेगा, उसके बाद दूसरी बार बताएंगे तो फिर समझ में आएगा, तीसरी बार बताएंगे तो और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। यानी कि अपन 2-3 बार बताएंगे तो उससे क्या है कि बच्चे के माइंड में फिक्स हो जाती है, याद भी हो जाती है साथ के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे अब लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है इस क्लास का भी, और हमारे पास में जैकोबियन मेथड का भी। तो जैकोबियन विधि के कुछ गुणधर्म पूछ लिए जाते हैं आपसे, कई बार एग्जाम में पूछ सकता है कि क्वेश्चन कैसे आता है कि जैकोबियन विधि को परिभाषित करो। तो जैकोबियन विधि हमारे पास में वो हमने शुरू में बताया था कि हमारे पास में प्रतंत्र के जो अवकलज है उनको अपन सारणिक फॉर्म में लिखते हैं, तो वो हमारे पास जैकोबियन विधि हो गई। और जैकोबियन विधि के गुणधर्म क्या हैं वो अपने पास ही आ गए। तो ये 4-5 गुणधर्म है, आप देख सकते हो। इस प्रकार छोटे छोटे डेरिवेशन हैं, मतलब ये हमारे पास गुणधर्म है। इसके देखो हमारे पास फर्स्ट गुणधर्म आता है जैकोबियन uv बराबर 1, ये प्रूफ करना है अपने को। ये हमारे पास में क्या इसका गुणधर्म है, यानी कि uv बराबर 1 प्रूफ करना है। सिंपल छोटा सा है, देखो हमारे पास में uv है, तो यहाँ पे जैकोबियन हमारे पास में, तो यानी कि uv का अपन डेरिवेटिव करेंगे uv के रेस्पेक्ट में। यानी कि हमारे पास में कह सकते हैं कि हमारे पास में uv है, वही हमारे पास में क्या है प्रतंत्र चर है, और uv हमारे पास वही स्वतंत्र चर है। तो इनका क्या करना है अपने को डेरिवेटिव करना है। तो आप देख लो जैकोबियन विधि क्या कहती है हमारी, भाई देखो uv का रेस्पेक्ट करेंगे अपन u के रेस्पेक्ट में, फिर अपन बात करेंगे जो हमारे पास में u और v है उसका करेंगे अपन v के रेस्पेक्ट में। तो दोनों कर दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जब अपने u का u के रेस्पेक्ट में किया तो 1 आया, और v का मतलब u का v के रेस्पेक्ट में किया तो हमारे पास में 0 आ गया। उसके बाद में जब यहाँ पे अपन ने u का v के रेस्पेक्ट में किया तो 0 आ गया, और v का v के रेस्पेक्ट में किया तो 1 आ गया। तो आप देख सकते हो 1 0 0 1, इसको सोल्व करोगे 1 आ गया। तो छोटा सा था, बस सिंपल हो गया हमारे पास में, यानी कि फर्स्ट गुणधर्म इसका प्रूफ हो गया। यानी कि जे uv बराबर 1, यानी कि आपसे सुनो एक बार, दोबारा सुनो एक बार, जैकोबियन विधि के गुणधर्म पूछे जाएं तो आपको ये लिखने हैं उसके अंतर्गत। तो सबसे पहला गुणधर्म क्या था, जे uv बराबर 1 प्रूफ करना है। तो ये क्या है, इसका गुणधर्म है, तो आपको प्रूफ के साथ में वहाँ पे लिखना है, ठीक है। सिंपल ये नहीं लिखना है आपको कि जे uv बराबर 1, ये नहीं लिखना है आपको, ये यहाँ पे आपको नहीं लिखना है, आपको लिखना है पूरा इस प्रूफ के साथ में। तो यहाँ पे सेकंड गुणधर्म देखते हैं। सेकंड गुणधर्म क्या कहता है भाई, ये देखो फटाफट देखेंगे। सेकंड गुणधर्म कहता है अपना कि जे एक्स बराबर 0। ये कैसे होगा, वही बात, जे एक्स है, तो यहाँ पे देखो x और x uv का रेस्पेक्ट अपन इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ पे देखो आप, तो यहाँ पे हमारे पास में देखा जाए तो x dx du, ठीक है, बराबर में क्या करना है अपन को 0 प्रूफ करना है। देखो 0 प्रूफ करना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देख दो आप, x का डेरिवेटिव देखो u के रेस्पेक्ट में, फिर x का डेरिवेटिव v के रेस्पेक्ट में। तो आप देख सकते हो, वैसे देखा जाए ना तो सिंपली अगर बात करें तो देखो x का u के रेस्पेक्ट में करेंगे 0 आएगा, इसका भी 0 0 0 0 आएगा। और वैसे अगर सिंपली देखा जाए तो अगर आप इसको डेरिवेटिव को सोल्व नहीं भी करते हो तो फिर भी देख लो आप, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आपस में और इसको मल्टीप्लाई करो आपस में। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो क्या आएगा, देखो दोनों इक्वल टर्म्स आ जाएंगे, आपस में कट के 0 हो जाएगी, बात बराबर ही है, ठीक है। आगे बात समझ में। तीसरा गुणधर्म देख लो भाई फटाफट। तीसरा गुणधर्म कहता है हमारा कि जे ए एक्स बराबर में 0। अब ये गुणधर्म क्या है कि आपको समझ में तो आ जाएंगे, लेकिन इसको याद भी रखना पड़ेगा। अगर आपको मान लीजिए जे ए एक्स याद नहीं है बराबर में 0,
तो फिर आप इसको प्रूफ कैसे करोगे, इसलिए आपको थोड़ा बहुत इसमें याद भी रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जे हमारे पास में ए एक्स आपको प्रूफ करना है, तो क्या दिक्कत है, देखो जे ए एक्स है तो यहाँ पे जे ए एक्स का यू वी के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे देखो हमारे पास में डी ए का अपन करेंगे यू के रेस्पेक्ट में, फिर डी एक्स का करेंगे यू के रेस्पेक्ट में। यानी कि अपन बात करते हैं, जब भी अपन बात करते हैं यू और वी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, तो आपने जनरली देखा होगा कि सबसे पहले अपन यू के सापेक्ष करते हैं, फिर वी के सापेक्ष करते हैं, ठीक है। एक बार वी को कॉन्स्टेंट रख देते हैं और एक बार यू को कॉन्स्टेंट रख देते हैं। तो यहाँ पे देखो डी ए का क्या है यू के रेस्पेक्ट में, डी एक्स का यू के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे डी ए का वी के रेस्पेक्ट में और डी एक्स का वी के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, एक कॉन्स्टेंट है और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। तो हमारे पास में डी ए अपन में डी यू और डी अपन में डी वी दोनों का मान जीरो होगा, तो ये दोनों आपस में क्या आ जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है जीरो। तो देख लो यहाँ पे इन दोनों का डेरिवेटिव जीरो हो गया, तो आगे देखेंगे, अभी देखना जीरो, इसका वैल्यू जीरो ही आएगी। देख लो आप एक बार फटाफट, ये आ गया, देखो फटाफट ये आ गया हमारे पास में, ये देख लो आप, ये हमारे पास में क्या आ गया, इन दोनों का मान जीरो आ गया, तो इन दोनों का आप करोगे जीरो आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ गुणधर्म हमारे पास में क्या कहता है, फोर्थ गुणधर्म कहता है कि के एक्स कोमा वाई बराबर में के जे, के मतलब जैकोबियन, मतलब बाहर लिया हो इसको, के को बाहर ले आएंगे अपन, जैकोबियन एक्स वाई। ये कैसे करेंगे, अब यहाँ पे इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा लो, बिल्कुल कतरा सवाल है, लेकिन क्या है कि बच्चों को समझने में दिक्कत आती है इसको, जब इसको पढ़ते हैं ना तो सोचते हैं इसको करे कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं है, आपको सिंपल रूप से इसको सोल्व करना है। यहाँ पे देखो जैकोबियन के एक्स वाई है, अब यहाँ पे देखो वही के एक्स वाई और यू भी हमारे पास में, इसको डेरिवेटिव करना है। जैकोबियन की परिभाषा यही कहती है, सिंपल सा मेथड अपना। तो यहाँ पे अपन सिंपली जे के एक्स वाई करेंगे, तो यहाँ पे देख लो आप, पहले डेरिवेटिव करेंगे यू के रेस्पेक्ट में, फिर करेंगे वी के रेस्पेक्ट में, फिर क्या करेंगे, देखो अवकलज के गुणधर्म से क्या करा अपन ने कि हमारे पास में जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लिया, और कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं तो सिंपल इस प्रकार लिख दिया। उसके बाद जो के है उसको अपन इस डिटरमिनेंट से ही बाहर निकाल देंगे, देखो इस प्रकार निकाल देंगे बाहर। ये तो आप खुद भी कर सकते हो, मतलब आपको अगर नोट्स में मैं समझाऊँ नहीं तब भी आप आराम से कर सकते हो। देखो के को बाहर निकाल दिया, फिर उसके बाद में सिंपल डेरिवेटिव हो गया। देख लो आप यहाँ पे डी एक्स डी यू डी वाई डी यू डी वाई, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप सिंपली जे एक्स वाई लिख सकते हो, क्योंकि जब आप जे एक्स वाई को लिखोगे तो आप इसी प्रकार से लिखते हो इसको, तो आप अपन उल्टा भी से लिख सकते हैं, यानी कि दोनों प्रकार से लिख सकते हैं। यानी कि इसको अपन इस प्रकार लिख सकते हैं और जे को जैकोबियन एक्स वाई को इस प्रकार लिख सकते हैं। तो अपन को जरूरत इसकी है तो अपन इसे लिख दिया, यानी के बाहर निकाल दिया, यानी कि ये आ गया हमारे पास में, यानी कि के अंदर था उसको अपन ने बाहर निकाल दिया, आपस में दोनों बराबर हो गए। आगे बात समझ में, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है हमारे पास में, प्रॉपर्टीज़ है, 3 याद रख लो आप, मिनिमम 3 याद रख लो, 4 5 भी याद रख, 6 भी रख सकते हो, लेकिन मिनिमम 3 4 तो रखो याद, ठीक है। अब यहाँ पे फिफ्थ हमारे पास में है, क्या है, एक्स वाई है हमारे पास में, माइनस का वाई एक्स। अब ये तो सिंपल सी है यार, बिल्कुल कचरा है, क्या करना है इसमें, देखो माइनस लेके आना है, लेकिन माइनस आएगा कहाँ से भाई, हमने क्या करा, एक्स वाई है और वाई एक्स कर दिया, यानी कि इसको उल्टा कर दिया, तो माइनस आएगा ही। भाई सारणी की प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप इसको स्तंभ को आपस में इंटरचेंज करते हो तो हमारे पास में बाहर में नेगेटिव आता है। देख लो एक बार आप, यहाँ पे जे एक्स वाई है, ठीक है, अपन ने क्या करा जे का एक्स वाई के रेस्पेक्ट में यू भी किया। तो यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे क्या करा अपन ने, सिंपल डेरिवेटिव किया, फिर उसके बाद में क्या करा मैंने ये किया कि जो ये वाला टर्म है इसको इधर लिया है, इसको ले गए इधर। तो यहाँ पे क्या हुआ, बाहर माइनस आ गया, इधर y के टर्म्स आ गए, इधर x के टर्म्स आ गए। तो आप सिंपल इस प्रकार लिख सकते हो, देखो जे एक्स वाई, और यहाँ पे इसको इस प्रकार लिख सकते हो, माइनस का जे वाई एक्स, सिंपल सा। और लास्ट एंड फाइनल एक और गुणधर्म इसका और है, 6th गुणधर्म, और वो भी सिंपल सा है, छोटा सा है बिल्कुल एकदम, ये रहा, जे माइनस का एक्स वाई और इक्वल टू माइनस का जे एक्स वाई, ठीक है। ये प्रूव करना है, यानी कि माइनस का एक्स अंदर है और इसको बाहर लेके आना है। तो क्या दिक्कत है बताओ, यहाँ पे हमारे पास इस प्रकार कर देंगे। उसके बाद देखो ये माइनस क्या है, एक्स के मल्टीप्लाई में है, तो इसको क्या करना है अपन ने, इसको अपन ने बाहर ले लिया डिटरमिनेंट से, तो ये आ गया, और ये हमारे पास ऐसे कैसे आ गया, और इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये आ गया। तो क्या है, कचरा है बिल्कुल। तो सभी यहाँ पे एक बात सुनेंगे ध्यान से। अब ये मैंने जो मेथड आपको पढ़ाया, मेथड क्या है, ये जो मैटर मैंने आपको पढ़ाया अभी तक, ये देख लीजिए आपके 4-5 तो इसमें क्वेश्चन हो गए, और इसका गुणधर्म हो गया, और मैंने एक तरीके देखा जाए तो इसके डेरिवेटिव को भी रिवीजन करवाया था, यानी कि पूरा अपन ने 1 घंटे में पढ़ लिया। लेकिन मैं बात करता हूँ, यदि अपन लिख के पढ़ते हैं तो मान लीजिए 4-5 घंटे का टाइम अपन को लिखता है, इसमें 4-5 घंटे का टाइम लगता गारंटी के साथ में। तो अपना कितना टाइम बच भी गया और अपन को सारी चीज़ें समझ में भी आ गई। और अगर आपको समझ में नहीं आती है तो वीडियो को दोबारा देखो एक बार, जो भी कॉन्सेप्ट है, छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको बता दिया। और वो बात अलग है कि आपने उसको कैच नहीं किया, कैच करने की तो बात पहले बोल रहा हूँ मैं, वीडियो को स्पीड उसको तेज़ ना करे, पहले बोल रहा हूँ। अगर तेज़ कर दिया तो मैं तेज़ तो पहले ही बोल रहा हूँ,
तेज़ मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, अगर तेज़ पहले बोल रहा हूँ तो फिर आपको समझ में कम ही आएगा। फिर वही बात है, पहली बार पढ़ रहे हो ना, तो पहली बार में तो क्या है, वीडियो की स्पीड को नॉर्मल करके पढ़ा करो। उसके बाद जब आप दोबारा रिवीजन कर रहे हो उसके बाद में आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात मैं आपको बता दूँ, अपना जब सिलेबस कवर हो जाएगा, 2-2 यूनिट लगभग समय कंप्लीट हो जाएंगी, 2-2 3-3, तो फिर अपन क्या करेंगे, इसी प्रकार जब नोट्स के माध्यम से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, इसी प्रकार स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट से, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल ऐसे रीडिंग लगाएंगे, फटाफट रीडिंग लगाएंगे, मतलब मैराथन रिवीजन करेंगे। एक दिन में एक चैप्टर खत्म पूरा, उसका रिवीजन। जब भी एग्ज़ाम देने जाओ आप, तो फिर क्या करो, आपकी वो जो 1-2 घंटे की जो वीडियो है उसको आप देख जाओ फटाफट, तो उससे क्या हो गया, आपने पूरा चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो सही है, आज के लिए मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है। और अगले लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे कौन सा, लाप्लास इक्वेशन और मेरे हिसाब से ग्रेडियंट मैं आपको एक साथ करवा दूंगा। लाप्लास इक्वेशन और ग्रेडियंट एक साथ करवा दूंगा। उसके बाद में हमारे पास में जो डाइवर्जेंस बचा है और हमारे पास में कर्ल बचा है, उसके बाद चैप्टर खत्म, ठीक है।